Hello guys, welcome you all in this class. I hope you are happy. So today we are going to discuss about types of chemical reactions, cohesion, reactivity. This is the second part of chemistry class 10, chapter 1, chemical reactions and equation. So let's start. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जब कोई भी दो सब्सटेंसेस या एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और किसी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, इस प्रोसेस के दौरान जब न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें एलिमेंट्स कोई भी चेंज नहीं होता। जो हम एलिमेंट्स अपने रिएक्टेंट्स में ले रहे हैं वही एलिमेंट्स हम प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे। ना तो उनके नंबर चेंज होते हैं, ना उनका मास चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हमारे इस साइड मैग्नीशियम के एटम दो हैं तो दूसरी साइड भी हमारे मैग्नीशियम के दो ही एटम होंगे। अगर इधर मैग्नीशियम है तो दूसरी साइड मैग्नीशियम ही होगा, कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता जैसे सोडियम वगैरह। ठीक है, ये होती है केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो पिछली क्लास में हमने एक्टिविटी 1 में देखा था ये रिएक्शन होती। सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा था जब हम जिंक के क्रिस्टल्स में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती, ZnSO4 बन रहा था, मतलब जिंक सल्फेट की फॉर्म, साथ में क्या थी, अपनी हाइड्रोजन गैस क्या होती, लिबरेट हो गई थी, है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने जब अगली रिएक्शन देखी थी उसमें हमने क्या लिया था, थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, हमने एक सॉल्यूशन लिया था लेड नाइट्रेट का, दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड का। जब हमने उन दोनों को मिक्स किया था तो उस टाइम पे हमारा क्या बना था, पोटेशियम सल्फेट नाइट्रेट बना था और साथ में क्या बना था, अपना लेड आयोडाइड। ठीक है, तो जब हम उसकी रिएक्शन को लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं PbNO3 ये क्या था, अपना एक्वस था। साथ में हमने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था, वो भी क्या था, एक्वस था। उसके बाद किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हुई थी। साथ में अपना लेड आयोडाइड बन गया, PbNO3 ये अपनी क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अपना ये लेड नाइट्रेट क्या था, ये लेड नाइट्रेट अपना प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म हो गया था, है ना। ओके, जब हम इन रिएक्शंस को देखते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि सभी अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें तो दो सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बन रहा है अपना। ठीक है, नया कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है, दो अपने कंपाउंड ले रहे हैं। तब ऐसे जब हम इसमें इस रिएक्शन में देखते हैं, जब हमने Zn को H2SO4 में डाला तो ये क्या था, ZnSO4 के साथ चला गया और ये H2 क्या होगा, फ्री हो गया, गैस की फॉर्म में निकल गया। जब हम अपनी थर्ड वाली रिएक्शन को देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये जो नाइट्रेट था ये क्या अपना पोटेशियम के साथ चला जाता है और जो ये आयोडाइड था ये अपना लेड के साथ आ जाता है। ठीक है, तो हम जब इनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सभी रिएक्शन अलग अलग तरीके से। ऐसे ही क्या होता है, हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती, हम बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं, तो उन सब रिएक्शंस को अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा है कि हमने क्या किया, उन सभी रिएक्शन को कैटेगराइज कर दिया, मतलब हमने केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप
तो हम देखते हैं कि रिएक्शंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो कुछ रिएक्शंस को हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस को हम इस कैटेगरी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरीज में रखते हैं। कुछ रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है कुछ में, कुछ में क्या हो रहता है, रिडक्शन। तो ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गए, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि वर्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कोई चीज कंबाइन करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे कि मतलब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें, हमने देखा था मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, ठीक है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, दो सब्सटेंसेस है, दोनों ने क्या किया, दोनों कंबाइन हुए, एक कंपाउंड बन गया, मतलब हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या था अपना कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है अपना वाटर, ये क्या है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ने कंबाइन किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, जो अपना ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको यूजुअली क्विकलाइन बोला जाता है। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ऐसे ही जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको स्लैकलाइन बोला जाता है। ओके, अब अगर हम इनका नेम्स को अच्छे से देखते हैं, क्विकलाइन, क्विक मतलब एक्टिव, बहुत फास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते ही वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है, और हीट भी जनरेट करता है। तो किसकी फॉर्मेशन करता है, स्लैकलाइन की। अब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो वाटर है ही, अगर हम इसमें और वाटर डाल दे तो ये उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना कि कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे स्लैक का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, तो मतलब कोई लेस रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन बोलते हैं, इसको क्विक लाइन बोलते हैं। जैसे हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो आपने कभी देखा होगा कि हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते टाइम क्या अपने घर में क्या लाते हैं, पाउडर सा होता है, व्हाइट पाउडर, फिर उसमें वाटर डालते हैं,
ठीक है, तो एकदम बहुत सारे वेपर्स निकलते हैं, वो एकदम गर्म हो जाता है वो, ठीक है। तो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा वाटर डाल दिया तो वो क्या होता है, जब वो रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो जो एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, थोड़ी हीट जनरेट होती है, ठीक है। हीट जनरेट हुई थी उसमें, उसकी वजह से वाटर क्या हो गया, वेपर की फॉर्म में बाहर चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी दीवारों पे व्हाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है। हम जब व्हाइट वॉश किया होता है उस दिन हम देखते हैं कि वो उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। बट 2-3 दिन के बाद जब हम देखते हैं वो थोड़ा शाइन करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो शाइन क्यों करता है, क्योंकि जब हमने व्हाइट वॉश कर दिया था तो अपने जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, स्लैक लाइन के साथ क्या रिएक्शन किया। तो स्लैक लाइन के साथ उसने जैसे ही रिएक्शन किया, जैसे हम देखें स्लैक लाइन क्या है, CO2, तो इसने जब CO2 के साथ रिएक्शन किया तो इसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, इसने फॉर्मेशन की कैल्शियम कार्बोनेट की। हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या है, वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है उसकी वजह से वो क्या होता है, जब अपना व्हाइट वॉश होता है वो शाइन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपना जो सेकंड टाइप है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और डिकम्पोज होगी, ठीक है। तो ये वो रिएक्शंस होती है जिसमें कोई सब्सटेंस या फिर कोई कंपाउंड जब हम उसको हीट देते हैं या फिर कोई एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है, कुछ कंपाउंड में कुछ सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्शंस जिनमें कोई एक कंपाउंड उसके सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी इनको चाहिए ही होती है, चाहे तो वो हीट की फॉर्म में हो, ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट को यूटिलाइज करके सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन कर रही हैं तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज का ब्रेक डाउन। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा उसका किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ऐसे इसमें क्या है, थर्मल मतलब हीट की हेल्प से किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा उसके सिंपल फॉर्म में, ओके। अब हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे ही हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं या फिर बहुत हीट देते हैं तो वो क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या था अपना कैल्शियम कार्बोनेट, क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हमने इसको हीट दिया वो उसमें ब्रेक डाउन हो गया। ये हीट क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में दी जाती है, ठीक है। अब यूजुअली हम जो ये हीट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, हम ऐसे छोटा सा ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली बार जब भी मैं लिखूंगी हीट के लिए इस सिंबल को यूज कर लूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में जब हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या करता है, दो गैस में H2 प्लस O2 मतलब दोनों की गैस है, ठीक है। ठीक है, इनमें कन्वर्ट हो जाता है, ओके।
तो जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या करेगा, 2H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करता है, इसके लिए एक सेटअप लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, जब हम 2 ट्यूब्स को ऐसे रखते हैं तो जिनमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कलेक्ट करने वाले हैं, हम उन ट्यूब्स को देखते हैं। अब जब हम ट्यूब्स को देखेंगे तो एक ट्यूब में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस है और एक ट्यूब में उसकी एकदम हाफ है। तो वो क्यों है? क्योंकि अपन जब देखते हैं वाटर का फॉर्मूला देखते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2, मतलब ऑक्सीजन 1 है और अपने हाइड्रोजन कितने, 2, मतलब जिसमें एकदम डबल कंटेंट है वो तो अपना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की एटम्स डबल है, मतलब तो उनकी वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन वाला पोर्शन होगा, उसमें हाफ होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब H2 में मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन की क्या होता है, डबल कंटेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये किसके बारे में था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ओके। अब हमने इन रिएक्शंस में एक चीज देखी, हमने क्या देखा, जो कुछ रिएक्शंस हैं उनमें तो हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तब वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें हम जब वो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है तो प्रोडक्ट के साथ में हमें हीट नहीं मिलती है, ठीक है, वो अलग टाइप रिएक्शन का हो गया। तो हीट के बेसिस पे हम रिएक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ओके। एक होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम इनको इलेबोरेट करते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलना, कोई चीज एग्जिट होना। थर्मल मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, ओके, एग्जिट होगी। ऐसे एंडो मतलब अंदर, थर्मल मतलब हीट। तो इसमें क्या होगी, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कल क्या किया था, एक रिएक्शन देखी थी, Zn प्लस H2SO4। जब हमने जिंक के क्रिस्टल्स में सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली थी। उसके साथ साथ हमने देखा था कि वो जो अपना कोनिकल फ्लास्क था वो थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था, मतलब हीट एग्जिट आउट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट बाहर निकल रही है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो अपना ग्लूकोज होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, वाटर बाइंड, इन सब का क्या होता है, ये सब रिएक्ट करते हैं, साथ में क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है और थोड़ी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इन टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ऐसे ही जब हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी हमें क्या होती है, एनर्जी चाहिए होती है, मतलब सनलाइट की हेल्प से जो वो हीट ले रहा है वो एनर्जी तो होती है उसकी, ठीक है। तो उससे क्या करता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ओके। तो ये क्या हो गई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो हम अपनी रेस्पिरेशन है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें हीट आउट हो रही है। और अपनी फोटोसिंथेसिस क्या है, उसमें हम सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ओके। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें किसी में हीट हम रिएक्शन को करने के लिए दे रहे हैं, किसी में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हमें हीट बाहर मिल रही है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड, स्मॉल फूड।
स्मॉल उनके फूड्स में पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जैसे जैसे वो टूटते जाते हैं तो ग्लूकोज तक आ जाते हैं। अब वो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तब हमें एनर्जी तो मिलती है, वो भी क्या हो गई, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसी वजह से तो क्या होता है कि हम जैसे इतना कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, बट हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी हीट रिलीज होती रहती है ताकि अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। अब अपना जो थर्ड टाइप था रिएक्शन का, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई चीज डिस्प्लेस करेगा किसी को, ठीक है, नाम से पता चलता है। ऐसे आप एक एग्जाम्पल लो, एक ए है, बी और सी है, ठीक है। बी और सी क्या है, जो दोस्त हैं, ठीक है, वो दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। जब ए आता है तो वो क्या करता है, इन दोनों, ये ए क्या रहता है, बहुत एक्टिव रहता है इनमें किसी भी दोनों के कंपैरिजन में। तो इनमें से इनका एक फ्रेंड क्या करता है, इसके साथ रहने लग जाता है। तो क्या बना देते, जैसे ए बी प्लस सी। तो अब क्या किया, ए ने क्या किया, बी को सी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि अपनी थी Zn प्लस H2SO4, तो उसमें क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2। तो क्या था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इसमें यार जिंक तो क्या है, अकेला है, H2SO4 दोनों साथ थे। तो यहाँ पे क्या किया, जिंक क्या हो गया, SO4 के साथ आ गया, H2 अपने अकेला है। तो इसमें क्या किया, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे एलिमेंट से, वो क्या करता है, उस दूसरे जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। तो जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है इसमें, उसमें हम देखते हैं कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसमें हमने क्या करे, आयरन की नेल्स लगा दी, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो अपनी पहले क्या थी, आयरन की नेल अच्छे से शाइन कर रही थी, उसके बाद में जब हमने उसमें डिप करके रख दिया, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि आयरन की नेल के ऊपर थोड़ा कुछ जमा हुआ होता है, और जो अपना कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो थोड़ा ग्रीनिश हो गया। तो वो किस वजह से हो गया, तो जो आयरन के जो एलिमेंट्स थे, आयरन के एटम्स थे, उन्होंने क्या किया, आयरन सल्फेट बना लिया, मतलब कॉपर को वहां से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से वो ग्रीनिश कलर आ गया, और वो कॉपर था क्या हुआ, वो आयरन की नेल के ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा अटैच हो गया। जैसे अगर हम देखते हैं इसकी रिएक्शन देखते हैं, तो Fe प्लस CuSO4, तो इसमें क्या होगा, FeSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में क्या होगा, कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पहले क्या था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इन इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में तो क्या था, एक चीज, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके वहां पे शिफ्ट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब दो एलिमेंट रिप्लेस हो रहे। तो जैसे हम देखते हैं अपनी जो एक्टिविटी थर्ड थी, उसमें क्या था, लेड नाइट्रेट था, क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट ने जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की थी, तो क्या बना था,
पोटेशियम नाइट्रेट बन गया था। उसके साथ में क्या बना था, अपना लेड आयोडाइड बन गया था। इसका क्या हो गया था, प्रेसिपिटेशन हो गया था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रुको पहले इससे हम इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में समझते हैं। जैसे ए और बी क्या थे, दो फ्रेंड्स थे, ठीक है। सी और डी दो अलग अलग फ्रेंड थे। जब वो दोनों मतलब दोनों के ग्रुप में जब वो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो क्या करता है, ए डी के साथ चला जाता है और सी और बी आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, उसमें इनमें सब पोजीशन रिप्लेस हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसमें PbNO3 के साथ था, यहाँ पे यहाँ पे NO3 के साथ कौन है, पोटेशियम। यहाँ पे पोटेशियम किसके था, आयोडाइड के साथ था। अब आयोडाइड के साथ कौन है, लेड। तो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो एलिमेंट रिप्लेस हो रहे होते हैं, अपने दो आयंस रिप्लेस हो रहे होते हैं। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें बोला लेड आयोडाइड येलो कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी इंसोल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, कोई भी इंसोल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है किसी भी रिएक्शन के दौरान। उस जो इंसोल्युबल कंपाउंड है उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट बोल देंगे। और जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये क्या बना देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो जब हमने सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई तो अपना क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बना और साथ में क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सोडियम रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे आ गया, वो Cl के साथ चला गया। अब सल्फेट के साथ कौन आ गया, बेरियम आ गया, ठीक है। ऐसे हम जब दो सॉल्यूशन को ऐसे मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब हम उनको मिक्स कर रहे होते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशंस कई बार क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनमें दो आयंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं उन रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हमने देखा होगा कई बार अपने ना कॉपर मेटल होती है ना, जैसे वो जो तांबा बोलते हैं वो, ठीक है। उस कॉपर मेटल के ऊपर जब हम उसको बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, ग्रीनिश सी उसके ऊपर लेयर आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कॉपर की जब रिएक्शन हुई O2 के साथ तो उसने क्या बनाया, CuO, ठीक है। हम सभी रिएक्शंस को साथ में बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। तो हमने जब कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन। ओके, अब क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, और रिमूवल किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो जो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब हम एक रिएक्शन देखते हैं। CuO प्लस H2 किसकी फॉर्मेशन होगी, इसमें फॉर्मेशन होती है Cu प्लस H2। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं कॉपर ऑक्साइड सॉरी, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल किसमें है, रिडक्शन में होता है, तो ये अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, ऐसे ही जब हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अकेली है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन आ गया। तो जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि मतलब कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज होती है, एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यूजुअली बच्चों को ये समझ में नहीं आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराएगा तो मतलब खुद में से ऑक्सीजन उसको दे रहा है। ठीक है, तो खुद में से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है बट उसका खुद का क्या हो, रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन दे दिया दूसरा, ठीक है, H2O को। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया एक तरीके से, खुद का तो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। बट इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार फिर से बताती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनके पास पहले तो ऑक्सीजन था, उन्होंने क्या किया, वो ऑक्सीजन दे दिया। तो उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया तो खुद क्या हो गया, अपने रिड्यूस फॉर्म में हो गए। ठीक है, अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो उन्होंने दूसरे को दे दिया, दूसरे को क्या करा दिया, उसने ऑक्सीडाइज करा दिया, उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऐड हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन डोनेट कर देते हैं, फिर दे देते हैं दूसरे सब्सटेंस को, खुद का क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, मतलब खुद रिड्यूस हो जाते हैं। उन एजेंट्स को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जो सब्सटेंस क्या करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कि क्या दूसरे से अपना ऑक्सीजन लेके या फिर खुद के अंदर हाइड्रोजन ऐड, खुद के या फिर हाइड्रोजन का रिमूव करा के, उनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अपना हाइड्रोजन। ठीक है, ओके।
एक और एग्जांपल हम देखते हैं। H2S का जब हम मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? HCl की फॉर्मेशन होगी, साथ में क्या हो जाएगा? सल्फर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन की फॉर्म में तो पहले वाला एग्जांपल देख लिया था, अब हम हाइड्रोजन की फॉर्म में देखें। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, यहाँ पे क्या है? सल्फर अकेला है, मतलब यहाँ पे H2S है, H का क्या हो गया? रिमूव हो गया, और यहाँ पे अपना अकेला सल्फर आ गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे किसकी फॉर्म में है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब क्या है? यहाँ पे Cl2 अकेला था, इसके साथ इस साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। पहले वाला क्या एग्जांपल था? ऑक्सीजन का एक जगह ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, दूसरी जगह ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, ओके। अब ऐसी रिएक्शंस जिन मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों के दोनों रिएक्शंस एक के अंदर ही हो रही है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन। RED मतलब एक तरीके से रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो दोनों का मिक्स मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, इसकी फॉर्मेशन होगी MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ठीक है, वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब ये अपनी पहले से। अब हम इस रिएक्शन में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे MnO2 है, यहाँ पे MnCl2 है। ठीक है, तो अपनी इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे Cl के साथ H है, यहाँ पे Cl के साथ H नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। सबसे पहले वाली रिएक्शन क्या थी? हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ऑक्सीजन से देखा था। सेकंड वाली में हमने हाइड्रोजन के बेसिस पे देखा था। अब हमने इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बेसिस पे देखा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं MnO2। तो MnO2 खुद का क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl क्या हो रहा है? उसका खुद का क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एसिड। ठीक है, ये अपना क्या था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोलिजन। कोलिजन क्या होता है। ओके, आपने कब देखा होगा कि जैसे अब लोहे की मेटल होती है, हम नई नई लेके आते हैं, ठीक है, मतलब आयरन होता है, वो क्या होता है, चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है, ठीक है, बट जब हम उसको कई बार बाहर रख देते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और वो वाटर भी होता है, मतलब मॉइस्चर होता है। तो अगर आयरन मेटल को मॉइस्ट इन्वायरमेंट में आप रख देते हो बाहर, तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर का एक पाउडर सा हो जाता है, ठीक है, और वो क्या होता है, हम उसको हटाते हैं तो वो जल्दी जल्दी से रिमूव भी होता है। मतलब एक तरीके से अपने आयरन मेटल को क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी मेटल है, मेटल को किसी मतलब किसी सब्सटेंस, दूसरी पार्टिकल या फिर एयर या फिर हाइड्रोजन की हेल्प नहीं, वाटर की वजह से उसका डैमेज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। आयरन के केस में हम क्या देखेंगे, जैसे आयरन होता है, सॉरी 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2। अब हम इस तरह से देख सकते हैं, आयरन है बाहर रखा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन है वहां पे और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तो वहां से मॉइस्ट इन्वायरमेंट से उसको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो उससे क्या करता है, वो फॉर्म करता है Fe2O3 H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है उसमें, वो वाटर की वजह से हाइड्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज में वाटर का एडिशन होना। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन, मतलब उसमें तीनों चीजें आ गई। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आयरन का मतलब रस्ट की फॉर्मेशन हो गई, उसको रस्ट लग गया, मतलब वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलिजन। और जो वो ऊपर जो ब्राउनिश वो जो सब्सटेंस होता है जो पाउडर जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, तो जैसे कंटिन्यू, जैसे एक बार रस्ट हुआ तो वो हट जाता है वहां से, दोबारा आयरन की नई लेयर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो फिर ऐसे और लेयर निकलती जाएंगी। ऐसे क्या होता है, आयरन की जो बड़ी जो चीजें होती है, जैसे कार वगैरह या फिर कोई बड़ी चीज होती है, वहां से क्या होता है, उसका कोलिजन होता रहता है और फिर वो चीज डैमेज होती रहती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉपर देखते हैं, कॉपर के ऊपर क्या होता है, कई बार ग्रीनिश लेयर चढ़ी हुई होती है, वो भी क्या होता है, कॉपर का कोलिजन हो रहा है। ऐसे जैसे हम सिल्वर के बर्तन वगैरह या फिर कुछ वैसे सिल्वर होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में शाइन कर रहा होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जैसे मम्मी वगैरह चांदी की चीजें पहने हुए होती है ना, तो वो क्या करती है, थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर ब्लैक लेयर आने लग जाती है। ठीक है, वो ब्लैक लेयर भी क्या होती है, किसकी वजह से होती है, कोलिजन की वजह से ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और फिर उसका कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आयरन का जैसे बहुत सारी चीजें होती है, बिल्डिंग्स वगैरह भी कई बार उनमें आयरन का यूज हो रखा होता है, बट हम देखते हैं कि उस आयरन के ऊपर पेंट किया हुआ है। ठीक है, या फिर किस ऑयल की, मतलब एक तरीके से पॉलिश टाइप किया हुआ होता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, बट और हम साथ में क्या देखते हैं, जैसे पॉलिश किया, पेंट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें कोलिजन नहीं हो रहा है, उसकी रस्टिंग नहीं हो रही है, मतलब पेंट क्या उसका प्रिवेंट कर रहा है, किससे, रस्टिंग से। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं
जिससे हम क्या करते हैं, आयरन को कोलिजन से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उसके ऊपर पेंट किया, पेंट करते ही क्या हो गया, आयरन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा वाटर के, तो अगर वो वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसका कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, आपने देखा होगा हम जैसे चिप्स वगैरह खा रहे होते हैं, कई बार जैसे वो पैकेट है ना एकदम बंद होता है, ठीक है, उस टाइम पे जब हम खाते हैं तो उनका अच्छा अच्छा टेस्ट आता रहता है। बट कई बार हम देखते हैं कि वो पैकेट थोड़ा खुला रहता है, फिर हमें खुला रख देते हैं उसे, तो थोड़े टाइम के बाद में हमें टेस्ट में बहुत अजीब से लगने लग जाते हैं, अजीब से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो स्मेल किसकी वजह से आती है, रेंसिडिटी की वजह से। अब ये रेंसिडिटी होता क्या है, जैसे कोई भी चीज होती है, ठीक है, जिसमें फैट या ऑयल यूज हो रखा होता है, ठीक है, या फिर जिसको फ्राई किया होता है, वो चीजें वो क्या करती है, जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसके ऑक्सीडेशन की वजह से वो चीजें स्पॉइल हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, उनमें वो स्मेल से आने लग जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, अगर हमें रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना है किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में वो हवा भरी हुई होती है, तो हवा क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है ही नहीं। या फिर अगर हम अच्छे से टाइटली किसी चीज को पैक कर देते हैं, अगर हम किसी चीज को टाइटली पैक कर देंगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगी। ऐसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ऑक्सीडेंट का क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा। ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा मतलब जो कुछ भी खाने की चीज है उसके कांटेक्ट में क्या नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी तो क्या होगा, वो स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिससे क्या होता है, हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, ठीक है, होने से रोक सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन और रेंसिडिटी। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू एट एनी टाइम। ओके, सो थैंक यू, बी हैप्पी।